Mr. with study more videos। आज हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आज हम इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है पहले हम जानेंगे। बेसिकली द एक्सेस एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि हम रिएक्टेंट्स को जो एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो कोलाइड कर सके और प्रोडक्ट बना सके, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या? द एक्सेस एनर्जी हम सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट्स को ताकि वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके या प्रोडक्ट बना सके, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम देखेंगे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी जो ट्रैवलिंग पेयर ऑफ ट्रैवलिंग मॉलिक्यूल्स की होती है जो जिससे वो कोलाइड कर सके। क्या? एक पेयर ऑफ ट्रैवलिंग मॉलिक्यूल्स की मिनिमम एनर्जी जिससे वो कोलाइड कर सके, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वाली एनर्जी क्या होती है? ये होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ये एनर्जी वही होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब हम थोड़ा और जानेंगे इसी की टर्म के बाद। अगर किसी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो उस रिएक्शन में क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी। क्या होंगे? अगर किसी भी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो उसमें क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। पहले हम अब यहाँ पे और एक टर्म आ गई इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? ये वो कोलिजन होते हैं रिएक्शन के दौरान जिनसे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसमें क्या होंगे? इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो उस रिएक्शन का नाम क्या हम लेते हैं? इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। दूसरा, अगर किसी रिएक्शन में लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो उसमें क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को क्या हम नाम देते हैं? फास्ट रिएक्शन। तीसरा, अगर किसी रिएक्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होंगे? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे? स्मॉल। और साथ ही साथ इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? स्लो रिएक्शन। ये कुछ पॉइंट्स थे इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी डिपेंडेंस कि किस पे डिपेंड करती है। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ना ही तो टेंपरेचर पे डिपेंड करती है और ना ही साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है या बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कैसी है, उसी चीज पे डिपेंड करती है। ना ये एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, बल्कि एक ही चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पे। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी की कांसेप्ट से हमें एक बात पता चलती है कि जो रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्टेंट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि रिएक्टेंट्स जो है वो पहले उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्या? रिएक्टेंट्स पहले उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जितनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है और बनाते हैं क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो डायरेक्टली मतलब रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट्स में, बल्कि क्या होता है? रिएक्टेंट्स पहले बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस, फिर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रिएक्टेंट की एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी कांसेप्ट से हमें क्या पता चला कि रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट्स में, बल्कि पहले एक स्टेट आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इससे हमें क्या पता चला और एक बात कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी बैरियर होता है जिसको ओवरकम करने के बाद ही प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं। कि अगर हमने इस रिएक्टर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले इस स्टेट को ओवरकम करना होगा, इस स्टेट को पहले चेंज करना होगा, फिर होगा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी को क्या कि रिएक्टर्स जो है वो पहले इस बैरियर को ओवरकम करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो यह थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन थी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब हम जानेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। आप वीडियो को पॉज करिए। तो अब दूसरा
कोलिजन थ्योरी। अब हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी क्या कहता है हमें। इस थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन्स व्हिच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन एनर्जी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन फैक्टर। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है हमें कि केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव कोलिजन्स पे। इफेक्टिव कोलिजन्स मैंने आपको भी बता दिया वो क्या होते हैं, जिनसे प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं, जिन कोलिजन्स से हमें प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उनसे उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। और वो खुद किस पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। अब हम देखेंगे एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है हमें कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पे। वो खुद किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या होता है, एनर्जी फैक्टर बेसिकली होता है कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। क्या एनर्जी फैक्टर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। और ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स कोलाइड होते हैं वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होने चाहिए। क्या जो रिएक्टेंट्स कोलाइड होते हैं वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होने चाहिए। तो इस थ्योरी के हिसाब से रेट किसके बराबर आएगी, माइनस dx dt इज इक्वल टू z इनटू f। ये f क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने अभी आपको बता दिया है एनर्जी फैक्टर। ये z क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस रेट को मैं किससे डिनोट करता हूं, k से, और z को मैं, लेकिन f जो है फ्रीक्वेंसी, लेकिन f जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो खुद किसके बराबर होता है, e इनटू e रेज़ पावर माइनस e बाय r t के बराबर। तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं तो k का वैल्यू क्या आएगा, k इज इक्वल टू z e रेज़ पावर माइनस e बाय r t। लेकिन दूसरी बात, इस इक्वेशन में से हमें क्या पता चलता है कि रेट जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ एनर्जी फैक्टर पे और कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अभी हमने क्या देखा था कि रेट जो केमिकल रिएक्शन की है वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर पे। लेकिन इसमें तो ओरिएंटेशन फैक्टर तो नहीं आ गया। अब हम देखते हैं मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू p z e रेज़ पावर, इसमें आ गया p वैल्यू। यही होता है बेसिकली ओरिएंटेशन फैक्टर, इसे हम कहते हैं स्टीरिक फैक्टर। यही हमें देता है ओरिएंटेशन फैक्टर। वो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन क्या आ गई, k इज इक्वल टू p z e रेज़ पावर माइनस e बाय r t। और आगे ये z जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रूट ऑफ 8 r t पाई m। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड, डायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो ये था आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें ताकि आपको पूरा समझ आए। थैंक्स।